Hello friends, welcome back to Global Online University. Myself Nihal Suryavanshi, I am your commerce educator. So friends, आज हम बहुत ही important MCQs डिस्कस करने वाले हैं जो कि expected MCQs है आपके upcoming UGC NET एग्जामिनेशन के लिए. So before starting this lecture, I would like to tell you, Global Online University आपके लिए full syllabus course लेके आया है. ये फुल सिलेबस कोर्स आपकी एग्जामिनेशन के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू 20 मॉक टेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट भी मिल रहे हैं 2015 से लेके 2020 तक विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. मतलब जो भी आप टेस्ट देंगे, जो आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है. जो आपने गलतियां की है उसको सुधार के आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं. उसके अलावा आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं जो कि ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट एजुकेटर्स ने मिलकर आपके लिए बनाया है, आपकी प्रिपरेशन के लिए बनाया है. इसी में आपको फुल सिलेबस नोट्स भी मिलने वाले हैं जिसमें कि आपकी ऑल यूनिट्स अच्छे से कवर हो जाएंगी, अच्छे से आपकी स्टडी हो जाएगी. इसी के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं. 200 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं इस फुल सिलेबस कोर्स में. ये बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल सिलेबस कोर्स है आपकी प्रिपरेशन के लिए. अगर आप ये प्रिपरेशन करते हैं फुल सिलेबस कोर्स के साथ तो आपका एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होने वाला है. अगर आपको ये कोर्स डाउनलोड करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस बिलो नंबर एंड ज्वाइन दिस course. So let's start with today's lecture. A change in exchange rate will change the amount of local currency receivable on a bill denominated in foreign currency. The risk involved is called. मतलब एक्सचेंज रेट की चेंज होने की वजह से जो अमाउंट होती है लोकल करेंसी रिसीवेबल की, उसमें चेंजेस होते हैं. वो किस चीज में? बिल डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी में. तो उस चीज में जो रिस्क इन्वॉल्व होती है उस रिस्क को क्या कहा जाता है? ए, इंपोर्ट रिस्क, बी, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, सी, ट्रांजैक्शन रिस्क, या फिर डी, मॉनेटरी रिस्क. तो इसका राइट आंसर है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मतलब होता क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वो होता है जब इंटरनेशनल फाइनेंस में या फिर उसके ट्रांजैक्शन में कुछ लॉसेस इनकर्ड होते हैं ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन. उसे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ऐसा कहा जाता है. तो उसकी वजह से बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की वजह से इन्वेस्टर पे इफेक्ट होता है, या फिर ट्रेड होता है इंटरनेशनल मार्केट्स में उस पे इफेक्ट होता है. उसके बाद जो बिजनेसेस होते हैं, एंगेज होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में प्रोडक्ट और सर्विसेज के मल्टीपल कंट्रीज में, तो उस पे भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है. तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्यूटर सिस्टम एक्सेसिबल टू नॉन स्पेशलिस्ट टू असिस्ट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड. तो ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि नॉन स्पेशलिस्ट या फिर गैर विशेषज्ञों को दिया जाता है असिस्ट करने के लिए इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? उस कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहा जाता है? ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी, एक्सपर्ट सिस्टम, सी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर डी, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो इसका राइट आंसर है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. सो डीएसएस कंसिस्ट ऑफ डेटाबेस. मतलब जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है एक डेटाबेस होता है जिसमें कि डिफरेंट कपल्ड हाइड्रोडायनामिक्स होते हैं, सोशल इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं एक डेडिकेटेड इंटरफेस उन लोगों को जो नॉन स्पेशलिस्ट होते हैं. तो उनके लिए ये इस काम में यूज होता है, जो कि पॉलिसी होते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग होते हैं या फिर कुछ प्लानिंग होती है, ये चीजों में ये डेटाबेस, ये डीएसएस जो है काम आता है इन लोगों के लिए. सो let's move to the next question. फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय द. जो फाइनेंस कमीशन होता है, वित्तीय आयोग होता है, वो कौन कंस्टिट्यूट करता है? ए, आरबीआई, बी, सेबी, सी, पीएनबी, या फिर डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो फाइनेंस कमीशन होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू 280 आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फाइनेंशियल कमीशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है. तो ये जो फाइनेंस कमीशन है ये कंस्टिट्यूट क्यों किया जाता है? तो ये रिकमेंडेशंस देता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज को बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स या फिर स्टेट देमसेल्व्स. जो यूनियन और स्टेट्स में जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनको रिकमेंडेशन देने के लिए ये फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लान? जो इकोनॉमिक प्लान होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? ए गांधीयन प्लान, बी नेशनल प्लान, सी 5 ईयर प्लान या फिर डी सिर्फ ईयर प्लान? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? दैट इज 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान होता है उसे इकोनॉमिक प्लान भी कहा जाता है। An economic plan allocates the resources of nation to fulfill the general and specific goals as planned by the government for the specific period. जो इकोनॉमिक प्लान होते हैं वो रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं फॉर द नेशन। क्यों करते हैं? जनरल एंड स्पेसिफिक गोल्स जो होते हैं वो प्लान करता है गवर्नमेंट, उनको फुलफिल करने के लिए ये इकोनॉमिक प्लान्स किए जाते हैं। तो इंडिया में जो है ये प्लान्स 5 ईयर्स के लिए किए जाते हैं, इसीलिए इसे 5 ईयर प्लान ऐसा कहा जाता है। दैट्स वाई इकोनॉमिक प्लान का मीनिंग होता है 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट अबाउट द जीडीपी ऑफ कंट्री। मतलब इंडिया में जो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है वो जीडीपी का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में, अपने कंट्री में? 8%, 19%, 30% या फिर 40%? तो इसका राइट आंसर है 30%। सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो होते हैं जिन्हें एमएसएमई कहा जाता है, ये इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं या फिर ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। मतलब इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, सबसे ज्यादा हाथ होता है, क्योंकि ये 30% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी के इंडियन कंट्री में, और इनका 40% ओवरऑल एक्सपोर्ट जाता है बाहर कंट्री में। तो देखिए आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ग्रोथ एक्सेलरेट करता है इंडियन इकोनॉमी को ये एमएसएमई, राइट? Move to the next question. The assets are classified as current and fixed assets according to what? मतलब हम जो assets को बोलते हैं ये current assets है, fixed assets है, वो किसके अकॉर्डिंग बोला जाता है, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है? ए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के द्वारा बोला जाता है, बी बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट के द्वारा बोला जाता है, या फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, या फिर कॉस्ट कंसेप्ट? तो इसका राइट आंसर है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है इसमें बिजनेस क्या करती है, वो एज्यूम करती है कि जो बिजनेस है या बिजनेस ऑपरेशन जो है वो कैरी ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इन फ्यूचर। इसलिए फॉर एग्जांपल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फिजिबल फ्यूचर। मतलब कंपनी एज्यूम करती है कि जो बिजनेस जो है वो लिक्विडेट नहीं होगा और फिजिबल फ्यूचर में उसका काम चलते रहेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये एजम्पशन, क्योंकि अकाउंटिंग में जो है बिजनेस के एसेट्स वो बैलेंस शीट में दिखाना जरूरी होता है। Conversely, this means the entity will not be forced to halt operations and liquidate its assets in the near term at what may be low fire sale prices. मतलब ये कह रहा है कि जो बिजनेस एंटिटी है वो फोर्स नहीं करती ऑपरेशंस को हॉल्ट करने के लिए, पॉज करने के लिए और लिक्विडेट करने के लिए एसेट्स को। तो ये होता है ओवरऑल गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, For predicting financial distress, the Z-score approach to ratio analysis is developed by। जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है बिजनेस का वो प्रेडिक्ट करने के लिए जी स्कोर अप्रोच होता है। तो वो जी स्कोर अप्रोच जो है रेशियो एनालिसिस का वो किसने डेवलप किया है? ए जे बेटी, बी एल्टमैन, सी रॉबर्ट एंथनी या फिर डी कॉक्स? तो इसका राइट आंसर है बी एल्टमैन। सो एडवर्ड एल्टमैन जो है इन्होंने 1968 में ये मॉडल को डेवलप किया था जिसका नाम है जी स्कोर अप्रोच। ये जी स्कोर अप्रोच क्या करता है? ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है जो बिजनेस का, उसे प्रेडिक्ट करता है। उसकी वजह से बिजनेस को बहुत सारे हेल्प्स होते हैं वो डिस्ट्रेस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टनर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ही इज कॉल्ड। जो पार्टनर होता है बिजनेस में वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करता, उस पार्टनर को क्या कहा जाता है? ए स्लीपिंग पार्टनर, बी नॉमिनल पार्टनर, सी सीक्रेट पार्टनर या फिर डी पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली? तो इसका राइट आंसर है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जो है वो बिजनेस में कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करता। सो नॉमिनल पार्टनर जो है वो कुछ फी अमाउंट देता है फर्म को अपना खुद का नाम जोड़ने के लिए फर्म के साथ। ये क्यों जरूरी होता है? ये बिजनेस के रिकॉग्निशन के लिए, फर्म के रिकॉग्निशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसे लिमिटेड पार्टनर भी कहा जाता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हो या फिर किसी बिजनेस ऑपरेशंस जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द लिमिटेड पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, profit prior acquisition is credited to dot dot in the case of consolidation of financial statement of holding company
एंड सब्सिडरी कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या फिर डी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट प्रायर एक्विजिशन होता है वो क्रेडिट किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट के इन केस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो होल्डिंग कंपनी हो या फिर सब्सिडरी कंपनी हो। कैपिटल रिजर्व अकाउंट ये जो होता है ये एक इक्विटी सेक्शन होता है ऑफ बैलेंस शीट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द कंटीजेंसीज और टू ऑफसेट कैपिटल लॉसेस। इट इज derived from the accumulated capital surplus of company created out of capital profit. That is all about the capital reserve. Next question. If profit volume ratio is 60% for a fixed cost of 3000 and profit of 3000, the variable cost should be what? तो हमें वेरिएबल कॉस्ट निकाला है, तो हमें रेशियो पता है कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इसमें अगर कैलकुलेशन में हम अमाउंट डालते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 4000। So we have done with today's lecture of most expected questions about UGC NET upcoming examination। तो बहुत हेल्पफुल एमसीक्यूज है ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ऐसे ही बहुत सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में, तो बने रहना वीडियोस के साथ और लास्ट तक वीडियो सारे जरूर देखना। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन, हैव अ गुड डे।